नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज जो हमारे मेहमान हैं वो ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया के कोषाध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल लाठी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है विनोद कुमार वर्मा जी, जिन्होंने हमारे सीधे सवालों का बहुत ही बेखूबी से जवाब दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने हमारे सीधे सवालों का क्या जवाब दिया है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे काल देशना न्यूज चैनल पर। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने न्यूज़ चैनल पर मुझे आने का मौका दिया और जिसके ज़रिए मैं अपनी बात सभी लोगों के सामने रख सकता हूँ और एक अच्छा संदेश जो दुनिया के सामने भेज सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। थैंक यू सर। सर, मेरा आपसे पहला और सीधा सवाल ये है कि सर, देखने में आ रहा है कि आप भी कराटे से लाठी की तरफ जा रहे हैं। क्या आपका भी कराटे से विश्वास हट गया है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कराटे जो है वो बहुत अच्छा खेल है, गेम है, जो आज कई सालों से मतलब इतने सालों से वो पूरे विश्व में विकसित हो गया है और अभी आपने हाल में देखा कि कराटे ओलंपिक में भी आ गया है। तो इससे मेरा या हमारा किसी का दिल नहीं भरा है, ये तो हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है। जब तक हम रहेंगे ज़िंदगी भर कराटे ही करेंगे और क्योंकि कराटे से हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं, हमारा बेस जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए कराटे जैसे खेल को हम भूल नहीं सकते। ये ज़िंदगी भर हमारे साथ ही रहेगा और हमारे साथ ही जाएगा। यस सर। जी सर। सर, मेरा अगला और सीधा सवाल यह है कि इस दौर पे जहां इतने सारे स्पोर्ट्स पहले से ही खेले जा रहे हैं, यह आइडिया आपको कैसा आया कि लाठी, जो कि एक ट्रेडिशनल युद्ध कला है, यह स्पोर्ट्स के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सके? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि अपने पूरे भारत में हम बाहर की जो कलाएं हैं, बाहर की जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी गेम्स हैं, हम बाहर के गेम को लाकर अपने इंडिया में प्रमोट करते हैं या प्रमोट कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी या सभी लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इनको देखते देखते दिन ब दिन हमारा जो ट्रेडिशनल गेम है ना, वो हम सब भूलते जा रहे हैं। हम सभी लोग भूलते जा रहे हैं। मुझे हर एक गेम को पकड़ लो, जो हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो सबको सभी लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो हमारे सभी लोगों का जो एक विचार था कि नहीं यार, कहीं ना कहीं हमारा जो गेम है, हमारे भारतवर्ष का जो गेम है, इसे हमें डेवलप करना चाहिए। तो बस इसी चीज़ को लेकर कि भाई ये जो ट्रेडिशनल लाठी का दिमाग क्या है कि आप या हम सभी इससे भली भांति परिचित हैं कि ये गेम बहुत हजारों साल पहले, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब इस धरती पर मनुष्य जन्म लिया होगा हजारों साल पहले, तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए, उनके पास कोई पहले हथियार नहीं था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आत्मरक्षा के लिए, जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, किसी भी वस्तु से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ा तो वो लाठी था, यानी एक लकड़ी का प्रकार था। फिर धीरे धीरे उस लकड़ी के प्रकार को लाठी के रूप में परिवर्तित किया गया। तो इसीलिए हमारा ये कहना था हम सभी लोगों का कि भाई हमारा जो ट्रेडिशनल गेम है, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रहा है, वो लोगों के बीच होना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। इसलिए हमारे दिमाग में ये सब बातें बैठी और ट्रेडिशनल लाठी को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। जी सर। सर, ट्रेडिशनल लाठी इस खेल को लेकर आपकी व्यक्तिगत विचार क्या है? मेरा व्यक्तिगत विचार यही सर, ये मेरा ही नहीं, हम सब का व्यक्तिगत विचार ये होना चाहिए कि लाठी जो गेम है, ये हमारा पारंपरिक गेम है और ये सदियों पुराना गेम है। कालीन के ज़माने से, यानी शिवाजी महाराज के ज़माने से, महात्मा गांधी जी के ज़माने से, या उसके और पहले जितने महापुरुष इस दुनिया में पैदा हुए, या हम सभी लोग लाठी का प्रयोग करते हैं और करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो लाठी है, इस लाठी को, इस गेम को या इस खेल को आगे बढ़ाकर हम इसका मान सम्मान बढ़ाए रखें।
जी सर मेरा अगला सीधा सवाल ये है कि इस खेल को अब तक कहां से मान्यता मिली हुई है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है सर, ये ताकि सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए। सबसे पहले ये जो फेडरेशन है सर, ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया, ये पहले ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया गया है दिल्ली में, सेंट्रल में। उसके बाद में इसे ट्रेडमार्क में, सोसाइटी एक्ट में, फिर उसके बाद में ये जो गवर्नमेंट की जो फिट इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर रजिस्टर्ड है। और हमारी जो गवर्नमेंट की जो एक संस्था है MSME, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। और जो NGO की संस्था है नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर भी रजिस्टर्ड है। और इसकी मान्यता जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो बॉडी है इसकी, इंटरनेशनल लाठी फेडरेशन और एशियन लाठी फेडरेशन और साउथ एशियन लाठी फेडरेशन, इन सभी जगहों से इसको मान्यता प्राप्त है। जी सर जैसे कि पहले से ही इस दौर में बहुत से ट्रेडिशनल खेल खेले जा रहे हैं, तो ऐसे में इस खेल को तैयार करने के पीछे आपका क्या मकसद है? हम यही चाहते हैं कि सर दुनिया में अभी बहुत सारे गेम हमारे भारत में ट्रेडिशनल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये जो लाठी है इसका पर्पस यही है कि लोग को कहते हैं ना कि आज कोई भी इंसान अपने घर में एक हथियार नहीं रख सकता, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक हथियार कोई रख नहीं सकता। तो कम से कम अगर हमारे भारतवर्ष के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, जितने भी लोग हैं गांव कस्बों में, ग्रामीण में, सभी जगह, अगर ये सभी को ये खेल या लाठी चलाना सब लोग अच्छी तरह से सीख गए, तो हमें अपने घर में या अपनी रक्षा करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो हथियार हमारा खुद एक लाठी होगा। इसलिए हमारी मंशा है कि पूरे इस लाठी खेल को पूरे गांव, ग्रामीण, कस्बों, तालुकों, जिलों और जितने भी राज्य हैं उन सभी में ये अच्छी तरह से फैलाया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि हर घर में सभी लोग अपना इस लाठी के तहत अपना जो आत्मरक्षण है वो खुद कर सकें। जी सर, क्या आपका मकसद इस खेल से पैसा कमाना तो नहीं है? ना लड़ाई झगड़ा, ना शोर शराबा, आपके सीधे सवाल और उनके सीधे जवाब सिर्फ कॉल देशना यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपका मकसद इस खेल से पैसा कमाना तो नहीं है? बहुत बढ़िया सर, आपने सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सर, हम सभी जानते हैं, हम सभी स्पोर्ट्स से हैं। मेरा यही कहना है कि जो स्पोर्ट्स या जो खेल में लोग पैसा कमाने के लिए बनाते हैं ना, वो खेल किसी काम का नहीं है। आज हम इस खेल को, यही कारण है कि इस ट्रेडिशनल लाठी खेल को हम डेवलप करना यही चाहते हैं कि लोगों के मन में जो स्पोर्ट्स के प्रति गलत भावनाएं हैं पेरेंट्सों को या हर कोचेस के मन में, वो इस ट्रेडिशनल लाठी को देखकर एक सीख बनेंगे कि हाँ, कि ये जो खेल है, ये जो ट्रेडिशनल लाठी जो स्पोर्ट्स खेल है, ये पैसा कमाने के पर्पज से नहीं, ये सिर्फ हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे जितने भी महिलाएं हैं, हमारे जितने भी लड़कियां हैं हमारे भारतवर्ष की, सबके पास ये खेल पहुंचे, यही हमारे ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया का एक सपना है सर। जी सर, क्या कुछ वर्ष के बाद ये खेल भी आज के कुछ खेलों जैसे भ्रष्ट या एक बिजनेस ना बन जाए? अगर ऐसा ना हो सके, इसके लिए भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? सर, ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं सतीश चौधरी सर और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सतीश चौधरी सर, और दोनों जन दिल्ली से हैं, और मैं ट्रेजरर हूँ, एडमिन सेक्रेटरी जो महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। ये जितना भी लोग कोशिश कर लें कि इसके अंदर धांधलीबाजी करने के लिए, तो ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि सर इस तरह से इस खेल में रूल्स और नियम बनाए गए हैं ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो
जिला हो, चाहे वो राज्य हो या चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, कभी भी किसी प्रकार का कोई भी धांधलीबाजी नहीं कर पाएगा, ना बच्चों के साथ, ना कोच के साथ, ना किसी के साथ, क्योंकि नियम ही उसके ऐसे बनाए गए हैं। सबको उस नियम के अंतर्गत ही काम करना है, फिर चाहे वो नेशनल प्रेसिडेंट हो या फिर स्टेट का प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हो, हम सभी उसके दायरे में आते हैं। जो इस दायरे से बाहर जाएगा वो इस पूरे खेल से ही वो बाहर जाएगा। इसलिए इसको जो डिसिप्लिन कमेटी है उन्होंने मिलकर इसका एक सख्त प्लान बनाया है, सख्त एक नियम बनाए हैं, ताकि इसके दायरे में रहकर ही सभी को काम किया जाए और ये सब काम सभी के नज़रों में होगा। ये कोई इसका डिसीजन कोई एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर नहीं लेंगे। इसका पूरा जो वर्किंग कमेटी है ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स का, वो सभी लोग इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और सब लोग मिलकर काम करेंगे। और ये मेरा वादा है कि बाकी का तो नहीं कह सकता, लेकिन ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया के अंदर किसी प्रकार की धांधलीबाजी या किसी प्रकार किसी बच्चों के साथ में कदापि जो कहते हैं कि मनमानियाँ होती है, ये बिल्कुल नहीं होने पाएगा। ये हमारा वादा है। जी सर, इस बात की क्या गारंटी है सर कि इस खेल में बाकी खेलों के जैसे बच्चों के साथ पक्षपात नहीं होगा, कि जैसे कि आपने चैंपियनशिप करी और उसमें अपने बच्चों को जिता दिया, पक्षपात करते हैं बहुत सी चैंपियनशिपों में हमने देखा, बहुत से गेमों में भी देखा। तो इसके लिए आपने क्या नीति और योजना बनाई है कि बच्चों के साथ पक्षपात ना हो? ये बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि बहुत सारे खेलों में हम देखते आ रहे हैं कि बच्चों के साथ और कोचों के साथ पार्शलिटी होती है। वो कहते रहते हैं, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है और बच्चा, एक अच्छा बच्चा जो टैलेंट भरा होता है वो बाहर चला जाता है, और जिन बच्चों के पास टैलेंट नहीं होता वो बच्चों को नीचा के आगे लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, और इस चैनल के माध्यम से, यानी काल देशना चैनल के माध्यम से ये मेरा संदेश है कि ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया का जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया गया है। कहते हैं कि इस रूल के अनुसार चाहे वो रेफरी हो, पैनल हो, चाहे वो एक प्लेयर हो, चाहे वो कोच हो, कोई भी किसी प्रकार का, अगर जैसे कहते हैं ना कि रेफरी अगर चीटिंग करते हैं या फिर कोच चीटिंग करता है या फिर बच्चे गलती से अपना एटीट्यूड दिखाते हैं उस अखाड़े के अंदर, तो किसी प्रकार की गतिविधियों में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो इसमें प्रावधान है कि उस बच्चों को 3 साल के लिए, उस कोच को 3 साल के लिए या उस रेफरी को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसको किसी प्रकार का उसके अंदर जो भी अगर गलती में पाया जाता है तो किसी प्रकार की उसकी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली गलती उसकी लास्ट गलती होगी। ऐसा नहीं कि पहली गलती है तो उन्हें माफ़ कर दिया जाए, दूसरी गलती माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर हम एक गलती माफ़ करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बार बार गलतियाँ करेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि इस ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स का जो रूल्स बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि पहली गलती में ही चाहे कोई भी, हर कोई उसके दायरे में आता है, सभी लोग इसके दायरे में आते हैं। जो गलती करेगा वो 3 साल के लिए वो सीधा बाहर जाएगा। इस तरह के बहुत सख्त और कड़क नियम बनाए गए हैं ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया के अंदर। जी सर, इस खेल में खिलाड़ियों का क्या भविष्य है? बिल्कुल सर, देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स ये जो गेम है अभी नया गेम है, हाल में ही इसको डेवलप किया गया है। अभी ये इनका मतलब इसका दूसरा साल है, चल रहा है। तो इसमें भविष्य ये कि सर अभी हम जो भी गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार हम काम कर रहे हैं। यानी कि हम अपना अधिक से अधिक कितना अच्छा हम बना सके, इसको कितना बेहतर बना सके, उस तरीके से उनके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे इन फ्यूचर भविष्य में जैसे सभी गेमों को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर का रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, और ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी रिकॉग्नाइजेशन है, वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल हम भी मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस खेल को, ट्रेडिशनल खेल को देखते हुए गवर्नमेंट ज़रूर हमारे खेल को आगे बढ़ने का मौका देगी और इसको आगे चल के रिकॉग्नाइजेशन करेगी, जिससे हमारे बच्चों का और हमारे कोच का, सभी का फ्यूचर इसमें बहुत ही अच्छा होने वाला है। जी सर, क्या यह खेल और इसके शब्द पूरी तरह ट्रेडिशनल है? बिल्कुल सर, हमने कोशिश यही रखी है कि ट्रेडिशनल जो हमारे देश की, हमारे जो भारत देश की जो हमारी परंपरा है, और जैसे कि हमने बताया कि ये खेल हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है और ये खेल हमारे अखाड़ा से जुड़ा हुआ है। तो
ये कोशिश हमने यही की है कि इसके सारे जो शब्द हैं, जो बोल हैं, वो सब ज़्यादा करके हमारे हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, उसी मातृभाषा का अधिक से अधिक इसके अंदर प्रयोग किया गया है, ताकि इस खेल के माध्यम से भी हमारे हिंदी का प्रचार प्रसार हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो सके सर। जी सर, मेरा आपसे अगला और सीधा सवाल यह है कि इस खेल में किसी को चोट लगने की कितनी संभावना है, क्योंकि जो इसकी लाठी है, लाठी से खेला जाता है ना सर ये खेल, तो इसमें तो चोट लगने की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए क्या प्रावधान कर रखा है कि इसमें क्या नियम है कि जिससे खिलाड़ी को चोट ना लगे? इसमें जैसे कि हम सभी चीज़ों से अवगत हैं कि इसमें ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स लगा दिया गया। जब ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स लगाया गया तो ये स्पोर्ट्स में आता है, और हम सभी जानते हैं कि जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की जो संस्था है, बराबर, उन्होंने इस गेम को इस तरह से बनाया है कि किसी भी बच्चों को इसमें हानि ना हो किसी प्रकार का। तो इसलिए ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स भी इस तरह से इस गेम को डेवलप कर रही है, इस गेम को बनाया गया है कि ताकि जो लाठी है, जिस लाठी को हमने कवर किया बनाया गया है, वो लाठी एक लचीली होगी और उससे पूरा लेदर यानी फाइबर से वो पूरा मोल्डेड होगा, यानी पूरा कवरअप होगा। यानी कि किसी प्रकार से अगर बच्चे इसमें लाठी युद्ध करते हैं, लाठी युद्ध करेंगे तो उनको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचेगी, और क्योंकि वो लाठी पूरी तरह से फाइबर से कवर्ड हुई है। अगर अटैक होता भी है तो बच्चों को बिल्कुल नहीं लगेगा और किसी प्रकार से उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। उसके अकॉर्डिंग सभी बच्चों को इक्विपमेंट दिए गए, जैसे कि हेड गार्ड दिया गया है और हैंड गार्ड दिया हुआ है, और मतलब पूरे हैंड्स को कवर किया गया है, दोनों हैंड्स को कवर किया गया है, हेड को कवर किया गया है, और यहाँ पे चेस्ट गार्ड और बैक गार्ड्स दोनों हैं, ताकि किसी प्रकार से अगर लाठी लगे तो भी बच्चों को किसी प्रकार से हानि ना पहुंचे। हालांकि वो कवर्ड है, लाठी फाइबर से और लेदर से कवर्ड है, इसलिए ऑलरेडी उन्हें चोट नहीं लग सकती। और दूसरा, पैरों में भी सीन गार्ड दिए हुए हैं, यानी कि लेग को कवर किया गया है, तो किसी प्रकार से भी जहाँ पे पॉइंट सिस्टम रखा गया है, उस पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों को अगर वो लाठी युद्ध करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का इससे चोट नहीं पहुंचेगी। ये ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स के रूल्स में लिखा गया है सर, और बनाया गया है उसी तरह से। नहीं सर, जो लाठी है वो तो नॉर्मल लाठी रहती होगी, लेकिन उसके ऊपर कवर चढ़ाया गया है क्या सर? उसके ऊपर ये लेदर का और अंदर रेक्सिन का कवर किया गया है। वो समझो अगर ये लाठी है तो लाठी से इतना मोटा उसके अंदर रेक्सिन डाला हुआ है, अंदर फाइबर से कवरिंग किया गया है। तो अगर हम लाठी युद्ध जब करते हैं तो वो लचीले टाइप का बनाया गया है, तो वो जब अगर बच्चे खेलेंगे लाठी युद्ध तो उन्हें किसी प्रकार का उससे हानि या नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस बात का खास ध्यान रखा गया है। तो सर जब ये इसकी फाइट होगी, भाई दो जने रहेंगे, तो इसमें क्या टचिंग पॉइंट है या इसमें फोर्स का यूज है? जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों ने शॉट लगा दिया, या टच करके सीधा फुल बैक लेते हैं? बिल्कुल सर, इसमें वही सिस्टम रखा गया है कि बच्चे जब लाठी से युद्ध करेंगे तो लाठी उनको कंट्रोल नहीं पाओ, जैसे कि टच एंड बैक, तो टच एंड बैक ही होना चाहिए ज़्यादा थ्रो, क्योंकि इसमें टच एंड बैक के साथ साथ में जो पॉइंट सिस्टम है, उस पॉइंट सिस्टम को रखा गया है कि पॉइंट किस बेस पे कहाँ पे है, तो वहीं पे आपको टच एंड बैक करके पॉइंट लेना है। और अगर किसी बच्चों का समझो किसी अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा हेवी थ्रो होता है, यानी हेवी टच होता है, तो वहाँ पे रेफरी और जजेस हैं, वो सभी जो कहते हैं ना कि पंच और निर्णायक, हमने जो शैली है, जैसे हमने बताया कि हमने हिंदी का प्रयोग किया है, तो जो हमारे जजेस हैं उन्हें पंच महोदय का नाम दिया गया है, और जो रेफरी हैं उन्हें निर्णायक का नाम दिया गया है, और जो हमारे हेड जज हैं उन्हें मुख्य निर्णायक बनाया गया है। तो वहाँ पे निर्णायक हैं, पंच महोदय हैं, तो वो सभी देखेंगे, अगर उनको लगता है कि नहीं ये हेवी अटैक हुआ है बच्चों के ऊपर, तो जो उस नियम के अनुसार जो बनाया गया है रूल्स में, उसके अकॉर्डिंग उन्हें चेतावनी दी जाएगी, सचेत किया जाएगा, और अगर वो जो उसके रूल में है उसके अकॉर्डिंग उनको वार्निंग देके अगर मतलब उस खेल को आगे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू मतलब फाउल दे दिया जाएगा। बिल्कुल। सर मेरा अगला सीधा सवाल यह है कि यदि कोई आपकी ही जैसी दूसरी ट्रेडिशनल लाठी की संस्था खोलने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? सर ये तो हम सभी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि जैसे ही कोई एक अच्छा गेम आता है तो हर कोई आदमी उसका तुरंत पैरेलल बॉडी बना लेते हैं। लेकिन देखिए वो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं सर।
हमें तो हमारा जो ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया है, हमें तो इस काम को लेके आगे बढ़ना है। और अगर कोई पैरेलल बॉडी खड़ी होती है तो कहते हैं ना कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, ठीक है। तो कहते हैं झूठ बहुत दिन, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो हम जिस मेहनत लगन से काम कर रहे हैं और जिस जगह पे हमने अपनी फाइल सबमिट की है, तो वैसा भविष्य में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें पता है कि इसका पैरेलल बॉडी खड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई आदमी है हमारे भारतवर्ष में, सभी इंडिपेंडेंट है, सभी के पास ये है, छूट है, वो कभी भी किसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन हमने इस ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया को बनाया गया है, वो सभी जगह पे रजिस्टर्ड किया गया है, ट्रेडमार्क किया गया है, इसलिए हमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम जो भी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंतर्गत ही कर रहे हैं, जिससे हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, एक बॉडी बना लेते हैं, 2 बॉडी बनाते हैं, कई फेडरेशन बना लेते हैं, लेकिन फेडरेशन बनाने से वो क्या करते हैं कि बच्चों का नुकसान कर रहे हैं और बच्चे को मतलब कहते हैं कि उस दिशा से बहका रहे हैं। तो कितना दिन करेंगे, एक साल, 2 साल, 3, 4, 4 साल, लेकिन जब वो आगे भविष्य में जब मिनिस्ट्री या हमारे जो भारत की गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो अगर किसी एक को रिकॉग्नाइज़ कर देगी तो सारे जितने भी लोगों के जो पैरेलल बॉडी खड़ी होती है, सारे लोगों की दुकानें अपने आप ही बंद हो जाएगी। इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे कोई प्रावधान करे कि ये जो तुरंत बहुत सारे लोग पैरेलल बॉडी खड़ा कर लेते हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और बनना चाहिए, ताकि ये मतलब इससे बच्चे और कोच दुनिया सब इससे सेफ हो सके इन सभी चीज़ों से। जी सर, जैसे कि कराटे के अंदर कई सारी संस्थाएं खुली गई हैं, तो बच्चों का फ्यूचर खराब ही होगा। उन्हें ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कौन सी सही है, कौन सी गलत है, किसको मान्यता मिली हुई है। आपका सही बात कहना सही है सर कि आज के युग में हमारे भारत में भी कई कराटे की संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो कुछ वक्त ऐसा आएगा कि अपने आप ही जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो अपने आप ही किसी न किसी एक बॉडी को रिकॉग्नाइज कर देगी और दुनिया के सामने आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि हाँ, गवर्नमेंट के साथ में कौन सी कराटे की बॉडी काम कर रही है और किसको उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन दिया है। क्योंकि आज सब हम जितने भी लोग हैं कराटे को लेकर, हमारे जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है अभी भी अंधकार में है। तो मैं गवर्नमेंट से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप सभी लोग जो भी हैं जल्द से जल्द आप इसका फैसला करें, ताकि हमारे बच्चों को आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को भी, भारत के बच्चों को भी ओलंपिक में जाने का मौका मिल सके। सर ये अभी नवंबर में मेरे ख्याल से WKF की वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की कांग्रेस है, उसमें शायद ये डिसाइड करेंगे कि किस संस्था को WKF मान्यता देगा। तो आपको क्या लगता है कि किसको मान्यता देगा? जहाँ तक मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे जिस तरह से नॉलेज या जिस तरह से मुझे खबर मिली है, ये मुझे लगता है कि जो WKF में जो भारत की 1-2 फेडरेशन है जो चल रही है कराटे की, वो लगता है उन्होंने दोनों को वहाँ पे इनवाइट किया है और वहाँ पे WKF का कांग्रेस मीटिंग है और उस मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे उनके पात्रता के अनुसार कि उन्हें किसे मान्यता देनी है, किसे मान्यता नहीं देनी। तो उनके कांग्रेस में वो खुद ही सभी लोग डिसाइड कर लेंगे और उस दिन के बाद ये खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना। लेकिन ठीक है, WKF तो एक अलग पार्ट है सर, उनका जो है वो करेंगे, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट से है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको मान्यता देगी हमारे देश में, बस वही जो फेडरेशन है, वही कराटे की फेडरेशन वो हमारे भारत में रन करेगी। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि अब मान लिया हमारी गवर्नमेंट ने किसी को फेडरेशन को मान्यता दे दी, तो फिर उसे ओलंपिक खेलने के लिए WKF से भी तो मान्यता लेनी पड़ेगी, तभी तो ओलंपिक खेल सकते हैं। ये प्रावधान है सर, WKF का भी यही कहना है कि जिसको आपकी गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जिसको भी अप्रूवल दे देती है, हम उनको दे देंगे। उनका सीधा सा क्वेश्चन है कि भाई आप इनका मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेके आओ, जिसके पास मिनिस्ट्री का अप्रूवल आएगा हम उनको WKF की मान्यता दे देंगे। ये तो सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है। जब WKF से मान्यता मिल जाएगी फिर ओलंपिक के तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। अगर जैसे कि कहना है कि अगर भारत किसी एक संस्था को मिनिस्ट्री का अप्रूवल दे देती है हमारे
भारत में जी। अगर किसी भी फेडरेशन को मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिल जाता है तो WCAF का पार्ट अपने आप ही बन जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट ने जिसको जी। अप्रूव कर दिया इंडिया में उनको देना उनका मजबूरी है और देना ही पड़ेगा उनको, ये उनके रूल्स में है, ये सभी के रूल्स में है। यस सर। जी सर। सर अंत में एक सवाल, इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद कहूँगा कुलदीप सर, जो आपने मुझे इस काल देशना न्यूज़ चैनल पर आने का मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरे चैनल्स के सभी पदाधिकारियों का। मैं चाहूँगा कि आपने जो ये आवाज़ उठाई है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ये बहुत अच्छी पहल है आपका। और मैं सभी जितने भी भारत के जितने भी लोग हैं सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि इस चीज़ों को, इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें और इसको सुने और उसे लाइव भी करें, क्योंकि ये माध्यम है कि जो ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया जो बनाया गया ये खेल आज हमारे भारतवर्ष का है, हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हमारे अखाड़ा से जुड़ा हुआ है, हमारे बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, हमारी धरोहर से जुड़ी हुई है। तो ये खेल जल्द से जल्द पूरी दुनिया में ये फैले, इसके लिए ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया पूरी तरह से मेहनत कर रही है। और आज पूरे 25 राज्यों में ये खेल खेला जा रहा है। और इसके साथ साथ मुझे सबसे बड़े गर्व की बात ये है कि हमने इस गेम को पूरे 56 कंट्रियों में, यानी कि 56 कंट्रियों में इसका मेंबरशिप दिया हुआ है, यानी कि अपने 25 राज्यों के साथ साथ ये पूरे 56 विदेशों में भी ये खेल खेला जा रहा है। यानी कि आज हमने इंग्लिश सीखा, हमने जापानीज सीखा, हमने चाइनीज सीखा, हम सारी चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन आज इस खेल के माध्यम से पूरी दुनिया हिंदी सीखेगी, क्योंकि इसमें जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं इसमें अधिक से अधिक शब्दों का उपयोग, हिंदी के शब्दों का उपयोग किया गया है। तो ये तो हमारे भारत देश में सभी लोगों के गर्व की बात है कि इस खेल के माध्यम से हमें हमारे हिंदी का जो प्रचार प्रसार करने का मौका मिला है। और मैं चाहूँगा कि इसमें सभी लोग अपनी रुचि बढ़ाएं। और ये गेम बहुत प्यारा है, क्योंकि प्यारा इसलिए है क्योंकि हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम पहले इसे अपने जब कभी लाठी खेल को देखते थे, जैसे जुलूस में देखते थे, मुहर्रम में देखते थे, अखाड़ाओं में देखते थे, बस यहीं पे रह के ये सीमित रह के दब जाता था, ये कभी खेल बाहर निकला ही नहीं। तो अब इस ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से इस खेल को हम पूरी दुनिया में प्रचलित करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस सभी भारत के कोने कोने में ये खेल सिखाया जाए और इस खेल का प्रचार प्रसार किया जाए। बिल्कुल सर, हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारी लैंग्वेज पूरा दुनिया, पूरी देश, पूरा विश्व बोलेगा। बिल्कुल सर, जरूर जरूर। सर आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे मेहमान थे मिस्टर विनोद कुमार वर्मा जी, जिन्होंने हमारे सीधे सवालों का बहुत ही बेखूबी के साथ जवाब दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसे ही कई हस्तियों के इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे आपके अपने काल देशना चैनल पर। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।